नमस्कार, मैं अनुभवी सिंह स्वागत करती हूँ आपका नई पीढ़ी के YouTube चैनल पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर, जिसे हम पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाते हैं, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद द्वारा उन्नाव में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कैप्टन आर विक्रम सिंह ने अपने विचार लोगों के समक्ष पेश किए। आइए सुनते हैं। आज 125वीं जयंती हमारे देश के महान नेता सुभाष चंद्र बोस जी की, जिनका महत्व हमारा देश देर से जानता है। आज़ादी का जो श्रेय है, हमारी आज़ादी का श्रेय, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा नेताजी के प्रयासों का है। शुरुआती दौर में जो हम लोग समझ पाए या इतिहास समझ में आया, उसमें उनकी भूमिका को कमतर करके दिखाया गया। मैं सिर्फ एक घटना बताना चाहता हूँ कि उनकी भूमिका क्या थी। क्लेमेंट एटली जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे इंग्लैंड के, 1945 से लेकर के 1951 तक, उन्हीं के समय में ही देश आज़ाद हुआ था। ट्रांसफर ऑफ पावर, अगर आज़ादी कहें, उनके लिए ट्रांसफर ऑफ पावर था। तो उन्होंने जो हमको सत्ता दी, भारतीयों को, उस कार्यक्रम को करने वाले, सारी कुछ समस्याओं को झेलने वाले इंग्लैंड की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से वो थे क्लेमेंट एटली, प्रधानमंत्री ब्रिटेन। बाकी राजनीति से रिटायर होने के बाद वो एक बार भारत आते हैं, 1956 की बात, कलकत्ते में आकर के गवर्नर साहब के यहाँ रुकते हैं। गवर्नर साहब उनके पुराने मित्र थे, एडवोकेट थे पहले। तो उनके यहाँ 2 दिन रुके। उनकी चर्चाओं में जो बात सामने आई, वो उन्होंने अपने अनुभवों के तौर से लिखा। उनसे पूछा गया, गवर्नर साहब ने पूछा उनसे, एटली साहब से, कि जो 1942 का आंदोलन चला, उसको तो 6 महीने के अंदर समाप्त हो गया था सारा प्रभाव। तो फिर ये जो आज़ादी 1947 में आपने दी, उसके 5 साल के बाद, 5 साल की कैद के बाद, तो इसमें आप क्या सोचते हैं, किसकी सबसे बड़ी भूमिका थी? और जो गांधी जी का आंदोलन था, जो इतने वर्षों चला, और 1942 का जो आंदोलन था, उसका क्या प्रभाव था? क्या उसी कारण आजादी दी आपने? तो उन्होंने जो जवाब दिया, वो समअप कर देता है सारी सिचुएशन को, सारे इतिहास को, जो कि इस संबंध में लिखा गया। वो प्रधानमंत्री थे, वो उस तरफ से देख रहे थे किस वर्ग का, किस सेक्टर का, किस क्षेत्र का कितना दबाव पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि गांधी जी के इस आंदोलन का, 1942 के आंदोलन का प्रभाव मिनिमल था। मिनिमल जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, मतलब न्यूनतम प्रभाव था उस कारण का, जो कि उन्होंने 1947 में आजादी दी। और मैक्सिमम, जो अधिकतम आतंक जो अंग्रेजों में फैला हुआ था, वो ये था कि आईएनए के कारण जो स्थितियां पैदा हो गई थी भारतीय सेना में, नेवी में, एयरफोर्स में, उनको ये लगा कि अब भारत में शासन करना जो है असंभव होता जा रहा है। जिस तरीके से 1943 की बात है, नेवल रेटिंग्स का विद्रोह हुआ, अगर आप इतिहास की जानकारी आप लोग होगी, तो नेवी के सैनिकों का विद्रोह हुआ। INS तलवार वहाँ पे बॉम्बे में डॉक था, वहाँ से शुरुआत हुई और नेताजी की तस्वीरें लगाई जाती हैं। वो सैनिक जो कि नेवी के हैं, फिर उसके बाद एयरफोर्स में फैलता है, उसके बाद आर्मी की कुछ यूनिटों में ये भावनाएं सुधार शुरू हो जाती है। कोई भी ऑक्युपाइंग फोर्स, कॉलोनियल पावर, तभी तक सत्ता में रह सकती है जबकि वह उसके सेना उसके नियंत्रण। सेना अगर आपके नियंत्रण से बाहर होती है, तो आपके लिए संभव ही नहीं है कि आप उस देश में शासन कर सकते। तो उन्होंने ये देखा कि INA सुभाष चंद्र बोस का प्रभाव इस हद तक बढ़ चुका है सेनाओं में, खास करके कि जो 45,000 आजाद हिंद फौज के सिपाही थे, उनके आने के बाद, उनकी शहादतों के बाद, उनके ऊपर चलाए गए मुकदमों के कारण इस हद तक चर्चाएं हो गई थी सुभाष चंद्र बोस की, कि सारी सेना उनके प्रभाव में आती है। तब उन्होंने निर्णय लिया कि भैया उनको चलना चाहिए शीघ्र। और उसी INA के सेनाओं के विद्रोह के प्रभाव को कम करने के लिए आप देखेंगे, इतिहास के विद्यार्थी जो हम जानते हो, कि अंग्रेजों ने फिर कम्युनल डिवाइड शुरू किया।
जिससे ये जो इकट्ठा हो रहे हैं, एक जज्बा जो बन रहा है, ये बढ़ करके हिंदू मुस्लिम के एंगल से बढ़ गया और उसमें सफल भी हुआ। तो जिन्ना को उन्होंने जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया और पाकिस्तान बनवा करके दम लिया उन लोगों ने। बेसिकली ये ब्रिटिश मैकेनाइजेशन था भारत का बंटवारा, और उसे हमारे लोग हैंडल नहीं कर पाए क्योंकि सत्ता अहिंसा की कसम खाए हुए चल रहे थे। तो जब क्राइसिस की सिचुएशन, क्राइसिस की स्थितियों में अगर आप उन नियमों से चलेंगे जो शांति काल के नहीं आते, जो नियमों के मुताबिक चलने वाली शासन व्यवस्थाओं के नहीं आती, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब आप देखिए कि 1944 में गांधी जी सन 42 के बाद आज़ाद किए जाते हैं, छूटते हैं जेल से, और जिन्ना से बातें शुरू कर देते हैं कि भाई आप मान जाइए तो पाकिस्तान की डिमांड लगाएगा। उससे पहले क्रिप्स मिशन आया था इस देश में। क्रिप्स मिशन ने पाकिस्तान के जो जिन्ना का आइडिया था उसको आहिस्ता से सपोर्ट कर दिया कि जो राज्य चाहे वो अलग हो सकते हैं। इस देश से जो राज्य अगर उनकी मंशा भारत के साथ रहने की नहीं तो अलग हो सकते हैं। गांधी जी ने उस समय स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाद में 1944 वो बाहर आए और देखा कि परिस्थितियां जो है विश्व युद्ध के बाद दूसरी बदल नहीं, तो उन्होंने जिन्ना से वार्ताओं में राजगोपालाचारी जी के फार्मूले के तहत ये बात स्वीकार कर ली सिद्धांत रूप में, ठीक है कि जो राज्य अलग होना चाहते हैं वो अलग हो सकते हैं भारत से, खुशी वो स्वीकारता जो है वो इस देश के ऊपर भारी पड़ गई। अब यहां पर आपको निर्णय लेना था कि आपके नेतृत्व में चले अब तक के आंदोलन में स्थिति ये हो रही कि देश बढ़ने जा रहा है। अब आप सक्षम नहीं, आप नेता बने हुए हैं, आप राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपके नियम फेल हो रहे हैं, आप सिद्धांत फेल हो रहे हैं। जब हमारा नियम फेल हो रहा हो, हम पराजय की तरफ बढ़ रहे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी होती है कि हम कमांडर बदलें। भाई अभी तक मैंने चलाया, अब आप आइए, अब देखिए अब मैं असफल हो रहा हूँ, मैं फेल हो रहा हूँ। ये स्वीकार करना चाहिए कांग्रेस के नेतृत्व को, गांधी जी को। भाई अब हमारे सिद्धांत के तहत अब मुझे लगता है ये सुधरे बांट देंगे देश को। लेकिन आपने बंटवारा तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन देश का नेता बनाने ये पद छोड़ना जो है स्वीकार नहीं किया। हमारे सामने पड़ जाए कोई बात नहीं। ऐसी स्थिति आई थी लिंकन के सामने, अब्राहम लिंकन के सामने। अब्राहम लिंकन मेरे ख्याल से 1861 की बात होगी, हाँ, अमेरिकन सिविल वॉर। अमेरिकन सिविल वॉर में गुलामी के मुद्दे पर, सिविल वॉर तो बात की बात है, गुलामी के मुद्दे पर 11 राज्यों ने घोषणा कर दी कि हम अलग हो जाएंगे, और उन्होंने अलग होने की घोषणा कर भी दी। 11 राज्यों में समझौता बहुत प्रयास किया लिंकन ने, गांधी जी के फार्मूले के तहत समझौता, वार्ताएं, 6 महीने वार्ताएं, साल भर वार्ताएं करते रहे। बहुत हद तक उनकी बातें मान भी गए वो, ठीक है चलिए आपकी बात मानते हैं, ये मानते हैं, मानते हैं। लेकिन उसके बाद भी वो एक्सट्रीम चाहते थे, जिस तरीके से पाकिस्तान की बात। उन्होंने कहा नहीं, हम आपके साथ नहीं रह सकते। 11 राज्यों ने घोषणा कर दी हम अलग होते हैं आपसे। उसके बाद लिंकन ने युद्ध की घोषणा की। अमेरिकन सिविल वॉर 4 साल चली, और 4 साल में अमेरिका की 3% आबादी खत्म हो गई। इतना भीषण युद्ध रहा। लेकिन अमेरिका एक रहा, उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि अमेरिका बढ़ भी सकता है। हमारे यहाँ खून न बहने पाए, हम शांति से रहें, देश बढ़ जाए 2 टुकड़े हुए 3 टुकड़े हुए, और जो रक्षा के लिए निकलेंगे तो रक्त तो बहेगा। रक्त बहने से रोक किया क्या आपने? 20 लाख आदमी मारा गया निरपराध पंजाब का और सिंध का सीमाओं पर दंगी फसलों में। 1% भी अगर शहादत की तैयारी होती, 1 लाख आदमी भी, 50,000 भी, तो देश पढ़ नहीं सकता, किसी की ओर पढ़ नहीं सकता। लेकिन आप नेता बना रहने चाहते हैं, देश की परवाह आपको उतनी नहीं। जब नेतृत्व की क्षमता नहीं है, आपकी नीतियां फेल हो रही है, तो आपको अलग हो जाना चाहिए। वही सुभाष चंद्र बोस ने उस समय वो वहां थे टोक्यो में, उन्होंने ब्रॉडकास्ट किया 12 सितंबर 1944 की बात। तो गांधी जी की आलोचना तो नहीं की कहीं, उन्होंने कहा कि बंटवारा किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं। ये जो गांधी जी ने स्वीकार किया जिन्ना से वार्ताओं में कि अलग हो सकते हैं, राज्य अलग हो सकते हैं, ये किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाए। उन्होंने जिन्ना को चेतावनी दी, गांधी जी को भी समझाया। गांधी जी को मानते बहुत थे, ऐसी बात नहीं।
तो उन्होंने गांधी जी को समझाया कि इसको मत मानिए, देश बांटिए मत, और हम हैं तो हम देश को एक दो करके ही मानेंगे, चाहे जो हो जाए, किसी कीमत। तो ये था नेताजी का जज्बा राष्ट्र को एक रखने का। अगर वो उनके साथ क्या हुआ इसके बारे में तो बहुत सी किंवदंतियां हैं, विवाद भी हैं, लेकिन जो हुआ, अगर वो बाई चांस सुरक्षित रहे होते या अंडमान में ही रुके रहे होते 10,000-12,000 सिपाहियों को लेकर के, तो आज देश के इतिहास में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही होती। देश पलट नहीं सकता था किसी भी कीमत पर। और वही अंडमान जहाँ पर कि हमारे प्रधानमंत्री ने जाकर झंडा फहराया, मेरे ख्याल से अभी इसी 21 अक्टूबर की बात थी 2018 में, उस दिन को याद करते हुए जो प्रधानमंत्री बने थे इस देश के पहले प्रधानमंत्री, हमें मानना चाहिए, इतिहास भी सही किया जाना चाहिए, देश का पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और ये तथ्य स्वीकार किया गया, 7 देशों ने मान्यताएं दी उस सरकार को, जो सुभाष चंद्र बोस की सरकार थी, उसको 7 देशों ने मान्यताएं दी थी उस समय। ये 1943 की बात थी। तो इस देश का तकनीकी तौर से भी प्रधानमंत्री कौन बना सबसे पहले? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेहरू जी हमारे दूसरे प्रधानमंत्री बने, क्योंकि जब युद्ध समाप्त हो गया और पूरी लाइनें रिजर्व हो गए, कैंप ग्राउंड हो गए, तो 2 वर्ष तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे हो। उसके बाद उनका क्या हुआ इसके बारे में हम नहीं जानते, क्योंकि जो एयर दुर्घटना की बात कही गई, बात भी सिद्ध नहीं हो पाई कि हवाई जहाज की दुर्घटना हुई थी या नहीं थी, वो भी विवाद की घेरे में। तो हमारा ये कहना है, तो इतना महान चरित्र, इतना महान पुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो हमारे देश के प्रेरक हैं और हमेशा प्रेरणा देते रहे। ये इतिहास हम लोगों को रिवाइज करना और याद रखना कि हमारे देश का नेतृत्व मुख्य नेता कौन था। तो ये है उनका चरित्र है, ये उनकी क्रेडिबिलिटी, जो कि हमारे इतिहास की किताबों में मिसिंग का है। क्योंकि अब काफ़ी समय ले लिया है मैंने, तो मैं चाहता हूँ कि आपको धन्यवाद, आप लोगों को, संजय सिंह को धन्यवाद इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए, और हमारे एमएलसी साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, आपके विचारों को हम लोगों ने सुना, और हमारे संघ के पदाधिकारी का कितन जी भी हैं, आप बड़ा जैसे आपने जो संबोधन दिया हम सभी लोगों को। बल्कि मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भारतीय सेना पूर्व सैनिक समाज जो है, ये राष्ट्र के प्रेम को हृदय में धारण करके चलता है। सेना हमें नेतृत्व सिखाती है। कोई और संगठन इस देश में, चाहे आईएएस की ट्रेनिंग देने वाला हो, चाहे पीसीएस की ट्रेनिंग देने वाला हो, चाहे वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग देने वाला हो, वो नेतृत्व नहीं सिखाता, वो मैनेजर बनाते हैं। आईएएस एकेडमी में हमको ट्रेनिंग दी गई कैसे अच्छे मैनेजर हो जाए, किस तरीके से सरकारी काम कराने की क्षमता आप में आ जाए, लेकिन नेतृत्व नहीं। नेतृत्व सिर्फ आर्मी सिखाती है, सिर्फ नेतृत्व, अनुशासन। आर्मी आपको बहुत अच्छा सबऑर्डिनेट बनना भी सिखाती है, नेता ही नहीं। बहुत अच्छे सहयोगी, आदर्श सहयोगी अगर आपको मिलेंगे कमांडर के साथ, जिनका कभी नाम भी आप नहीं जानेंगे, तो वो सेना से पैदा होते हैं। आदर्श सहयोगी, अनुशासन, साहस और नेतृत्व, ये 3 गुण हैं जो आपको कहीं और ट्रेनिंग इसकी नहीं, सेना में मिलती है। तो एक आम आदमी को, आम सैनिक को आत्मोत्सर्ग की प्रेरणा देने वाला संगठन है ये भारतीय सेना, और पूर्व सैनिक भी उसी जज्बे को लेकर के आते हैं। दूसरा संगठन जो हमें प्रेरित करता है हमें सिविल लाइफ में, वो है संघ, आरएसएस, जिसके की पदाधिकारी गण आप लोग। आप में वो क्षमता है, संगठन वो क्षमता है तो एक आम कार्यकर्ता को, आम नागरिक को राष्ट्र के उच्चतम पदों के लिए तैयार करता है। इस हद तक डिवोशन आप में है, संघ में है, कि आज प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी, इतने भी हमारे उच्च पदाधिकारी का, और भी बहुत से ऐसे जिनका नाम हम नहीं जानते, इनका योगदान बहुत बड़ा है, निर्वहन आप करते हैं। राष्ट्रीय शक्ति है संघ, जो है राष्ट्र की शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति। अब हम लोग इन दोनों के गुणों को समाहित करने वाले लोग हैं। हमें इस तरीके से हम सेनाओं से आए, पूर्व सैनिक हुए और आपके साथ जुड़ गए।
आपके जो सर्वोत्तम गुण हैं और सेना के सर्वोत्तम गुण, ये हमें यूनिक बना देते हैं। यूनिक माने कि हमारा कोई अप्रतिम, जिसे आप कहा जाए, हम लोग अप्रतिम कहते हैं इसको, कोई मुकाबला नहीं। ये हर एक पूर्व सैनिक को समझना चाहिए, ये संगठन से जुड़ा हुआ पूर्व सैनिक से अपोजिट। इससे संख्या हम लोग बढ़ाएं, प्रयास करें, एक्सेलेंस में जाएं। ये बात बड़ी अच्छी लगी सुन करके। ये हमारे प्रधान जी हैं, हाँ, उदल फौजी, इस तरीके से बांधा गया था, वहाँ पे प्रधान जी मिले। मैं हर जगह यही प्रयास करता हूँ कि आप लोग देखिए, नेतृत्व के लिए आप ट्रेंड हैं, प्रशिक्षित हैं। विधायक जी ने जैसे कहा कि सवाल पूछिए, खड़े होइए, मुकाबला कीजिए, ईमानदारी दर्शाइए, ईमानदारी को मुद्दा बनाइए, जिससे कि हमारी विधायिका जो है बेहतर हो। तो हमें उन क्षेत्रों में चलना है जहां पर कि अपने समाज को हम लोग सशक्त कर सके, ईमानदारी की भावना विकसित कर सके और फेयर सोसाइटी बना सके। इसके लिए सबसे अच्छे कार्यकर्ता आप लोग हैं, हम लोग, ये हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ की विशेषताओं का योगदान इसमें। मैं संघ के पदाधिकारी के माध्यम से, संघ के जो हमारे आपके पदाधिकारी, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, अगर संघ के दायित्वों में हमारे पूर्व सैनिकों की भूमिकाएं, जिसे आप प्रचारक हैं, इस प्रकार की भूमिकाएं मिलने लगे, तो ये जो संगठन थोड़ा सा जो आइसोलेटेड है, ये बहुत और बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकता है आप लोगों के साथ मिलकर के चलकर। 40 साल 45 साल के रिटायर होकर के आ गए, अभी बहुत समय बाकी है। वो सेना की भावना और उसके बाद 5 साल तक आपने अपने साथ रखा, उससे ये आप देखिए ये कुंदन बन करके निकलेंगे। ये मैं सोचता हूँ, ये हमारा विचार है। और इस विचार को मैं कई फोरम पे व्यक्त भी कर चुका हूँ, कह भी चुका हूँ। ये एक बहुत अच्छा इस देश के नेतृत्व बिल्डअप करने के लिए ग्रास रूट लेवल पे, ग्राम सभा के स्तर पर, हमारी नगर पालिकाओं के स्तर पर, जहाँ पर भी संघर्षशील नेतृत्व की आवश्यकता है, वो हमारे पूर्व सैनिक देने के लिए प्रस्तुत है। अंत में अपनी माता कृष्णा देवी चली गई, तो उनके प्रति जो है उनका चरण स्पर्श करते हुए और माता शक्ति को सम्मान देते हुए अपनी बात में समाप्त करना चाहता हूँ। भारत माता की जय! भारत माता की जय!